नमस्कार सभी बच्चों को स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जो बैच शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ऑलराउंडर। और इसमें हम तैयारी करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। और इसमें जो है ना हम सारे सब्जेक्ट क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइंस आएगी 25 नंबर की, और मैथमेटिक्स भी आएगी 25 नंबर की। और बच्चों यहाँ पे रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की। और करंट अफेयर आएगा आपका 20 नंबर का। तो टोटल आपके 100 नंबर का जो है एग्ज़ाम होगा, और उसके लिए आपको मिलेगी 90 मिनट। ठीक है ना, 1.5 घंटा आपको मिल जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। मान लीजिए अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पैट, ठीक है ना। तो लड़के लोगों के लिए क्या है कि उनको 35 किलोग्राम वज़न उठाना है और 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक चलना है लेकर, ठीक है ना। वहीं लड़के लोगों के लिए क्या है कि 100 मीटर ही चलना है उनको भी 2 मिनट के अंदर। उनके लिए वज़न थोड़ा कम है, 20 kg, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बीच में वज़न छोड़ देते हैं या नीचे गिरा देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसकी जो है ना आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आज से आप दौड़ की भी और इसकी भी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज का बैच शुरू करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 4 के कितने गुणनखंड होते हैं? 1 चौके 4, ठीक है ना, 1 से कट जाएगी। 2 से भी ये संख्या कट जाएगी, 2 दूनी 4, और ये 4 से भी कट जाएगी, 4 एकम 4। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यानी इसके 3 गुणनखंड है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। ठीक है ना, 2 के 2 गुणनखंड है। कैसे? ये 1 से कट जाएगी, 1 दूनी 2, और 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2। तो इसके 2 गुणनखंड है, यानी 1 से कटती है ये और स्वयं से। तो जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2। 1 जो है ना उसका गुणनखंड 1 ही होता है। ठीक है ना, इसके 2 गुणनखंड नहीं होते। तो 1 जो है ना ये अभाज्य संख्या में नहीं आती, ना ही ये भाज्य संख्या में आती है। ये एक प्राकृतिक संख्या में आती है, और ये एक पूर्ण संख्या भी है और एक विषम संख्या भी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शून्य एक संख्या है। देखिए बच्चों पूछ रहा है शून्य एक संख्या है, क्या ये एक धनात्मक संख्या है, क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है, क्या ये एक ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा, देखिए धनात्मक संख्या तो शून्य हो नहीं सकती, ना ही ऋणात्मक हो सकती है, ना तो ये माइनस में हो सकती है, ना ही प्लस में हो सकती है। ठीक है ना। प्राकृतिक जो संख्या है वो हमारी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो जवाब होगा, तो शून्य जो है ना हमारी एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, जो इसका जो है ना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर सही होगा बी, क्योंकि 1 जो है ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ से शुरू होने वाली अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो सबसे पहली पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी पहले वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 का निरपेक्ष मान क्या है। 7 का निरपेक्ष मान, देखिए 0 से संख्या की दूरी, संख्या से दूरी उसको हम निरपेक्ष मान बोलते हैं। तो 7 का निरपेक्ष मान होगा 7।
ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम भिन्न, जैसे कि 1.2 है ना, या अनुपात जैसे कि 3/5 ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनके वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे √2। ठीक है ना, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये पॉइंट में चलती रहेगी संख्या अनंत तक। ठीक है ना, ये रुकेगी नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा हो गया √3, फिर √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो डी हमारा जवाब सही हो जाएगा। √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 3/5 जो है ना, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई, और ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, SI इकाई में त्वरण की इकाई क्या है? ठीक है ना, तो बच्चों त्वरण A बराबर होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है ना, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है ना, लिया गया समय। और वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। और नीचे भी एक समय आ गया, तो यहाँ पे हो गया एक और समय आ गया। तो अगर इसके बटे में 1 करेंगे तो बीच वालों की गुना बीच में होती है, और ऊपर वालों की गुना नीचे वाले की, सबसे नीचे वाले की गुना बाहर वालों की गुना बाहर वालों के साथ होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर, और एस की साथ गुना करेंगे तो बटे में s²। तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और वेग जो है ना हमारी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है वेग, सदिश राशि। ठीक है ना, तो त्वरण भी हमारी सदिश राशि ही होगी। ठीक है ना, त्वरण भी हमारी सदिश राशि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु विरामावस्था में रहती है या एक सीधी रेखा में स्थिर गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा जाए, यह किसका नियम है? क्या ये न्यूटन का दूसरा नियम है? क्या ये न्यूटन का तीसरा नियम है? क्या ये जड़त्व का नियम है? या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो है ना, ये न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है ना, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम हम इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा सी जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर। ठीक है ना बच्चों, कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है ना, इसको हम भौतिकी एक राशि होती है तब हम इसको वाट में दर्शाते हैं, W से। ठीक है ना, और इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, शक्ति का संबंध क्या किससे होता है? कार्य से। शक्ति का संबंध किससे होता है? कार्य से और समय से। ठीक है ना, अगर हम किसी कार्य को कम समय में कर रहे हैं तो शक्ति ज़्यादा लग रही है, और अगर हम किसी कार्य को ज़्यादा समय में कर रहे हैं, मतलब बहुत अधिक समय ले रहे हैं, तो वहाँ पे शक्ति कम लग रही है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई है जूल। ठीक है बच्चों। विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई होती है किलोवाट घंटा। ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किस में तेज होती है ध्वनि की गति? देखिए ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा गति होती है ध्वनि की, ये दूसरे नंबर पर होता है, और इसमें सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों।
ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, तो बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछ रहा है वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक है ना, वायु और गैस एक ही बात हो जाएगी, इनमें सबसे धीमी चलती है, और जल में दूसरे नंबर पे रहती है, और लोहा हमारा क्या है, ठोस है। ठीक है ना, तो लोहे में सबसे तेज चलती है, इसका जवाब हो जाएगा लोहा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे करीब यात्रा करती है, तो सबसे करीब यात्रा यानी सबसे धीमी गति से चलती है। ठीक है ना, तो हो जाएगा गैस। ठीक है ना, अगर गैस ऑप्शन है तो गैस डाल दीजिए, अगर हवा का ऑप्शन है तो हवा लिख दीजिए। ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी एक पंक्ति में खड़ा है, यदि वह बाएं से 10वां है और दाएं से 15वां है तो पंक्ति में कितने लोग हैं, बताइए जरा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है तो आप क्या करोगे, 10वां प्लस 15वां, इनको जोड़ दीजिए, कितना आया, 25। अब एक आदमी को हमने 2 बार जोड़ दिया है तो यहाँ से 1 घटा दीजिए, कितना हुआ, 24। यानी टोटल कितने आदमी हैं, 24 आदमी हैं, तो तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ रहा है, वह 5 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर 2 फीट नीचे उतरता है। यदि पेड़ 10 फीट ऊंचा है तो बच्चा कितनी बार ऊपर चढ़ेगा, बताइए बच्चों, कमेंट करिए फटाफट से। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चा जो है ना वो एक बारी में कितने कितने ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना, ये हमारा पेड़ हो गया। ठीक है ना, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो ये 5 फीट ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना, फिर 2 फीट नीचे उतर जाता है, तो ये टोटल कितनी चढ़ाई करता है, 3 फीट की चढ़ाई करता है। तो फर्स्ट टाइम में 3 फीट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, सेकंड टाइम में फिर 3 फीट चढ़ेगा, टोटल हमारी कितनी है, 10 फीट है। कितनी है, 10 फीट ऊंचाई है पेड़ की। ठीक है ना, 3 6 ऊपर कितना बचा, 4 बचा, यानी एक बार और चढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 3 6 9, ऊपर अब कितना बचा, 1 फीट। 1 फीट बचा है ना, तो 1 फीट तो ये चढ़ेगा नहीं क्योंकि इसको तो 5 फीट ऊपर चढ़ना है, और ऊपर बचा 1 ही फीट, तो यानी कि ये 3 बार चढ़ेगा। ठीक है ना, देखिए एक बारी में ये 3 चढ़ा, दूसरी बारी में 3 चढ़ा तो 6 फीट हो गया, और तीसरी बारी में चढ़ा तो 9 फीट हो गया। ठीक है ना, ऊपर 1 फीट ही बचा है अभी, तो यहाँ पे आपका जो है ना 3 नंबर आपका, 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जीडी 2018 में आया हुआ है। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति अगली होगी। देखिए प्रश्न आकृतियाँ दी हैं बच्चों, पहली आकृति ये है, इसके बाद दूसरी आकृति दी है, फिर तीसरी दी है, चौथी पूछ रहा है कौन सी होगी। चलिए कमेंट कर दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा, जो हमारी अगली आकृति बन रही है तो कैसे बन रही है, जो पिछली आकृति का लास्ट वाला सिंबल है। ठीक है ना, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जो लास्ट वाला सिंबल है वो आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, जैसे इन्फिनेटिव है, ये इधर लग गया तो ये बन गया डबल इन्फिनेटिव और फिर ब्रैकेट। अब इस वाली इमेज में क्या हुआ, जो पिछले वाली इमेज थी, ये वाली इमेज थी, ठीक है ना, इसका जो लास्ट वाला ब्रैकेट था ये इधर लग गया। ठीक है ना, तो ब्रैकेट दोनों बाहर की तरफ हो गए और बीच में इन्फिनेटिव हो गया, तो लास्ट वाली आकृति में क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट इधर चला जाएगा, तो ये वाली आकृति हमें मिल जाएगी। तो हमारी आकृति क्या होगी, ये वाला ब्रैकेट क्या है, इस तरह से है। ठीक है ना, फिर हमारा ये वाला ब्रैकेट होगा, फिर हमारे दोनों इन्फिनेटिव होंगे। ठीक है ना, तो हमारी ये वाली आकृति कहाँ पर मैच हो रही है, ये वाली आकृति, ये हमारी आकृति हो रही है डी पर, तो डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कमरे में 10 बिल्लियाँ हैं, प्रत्येक बिल्ली 5 चूहों को पकड़ती है। ठीक है ना, प्रत्येक चूहा 2 पनीर के टुकड़े खाता है, तो कितने पनीर के टुकड़े खाए गए। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए बच्चों ये जो है ना हमारा जीरो से एडवांस कोर्स हम कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है
उसके लिए भी, और जो कर रहा है पहले से तैयारी उसके लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट कोर्स है, ऑलराउंडर। तो इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे इजी हो रहा है या मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे आपको जो है ना मुश्किल वाले क्वेश्चन भी आने लगेंगे और आप उनको भी आसान तरीके से करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला करते हैं। चलिए जो जिसको पता है ना वो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। तो 10 बिल्लियाँ हैं एक कमरे में, ठीक है ना। एक बिल्ली 5 चूहों को पकड़ती है, तो 10 बिल्ली कितने चूहों को पकड़ेगी बताइए बच्चों। 50 चूहों को पकड़ेगी, ठीक है ना। एक चूहा प्रत्येक चूहा 2 पनीर के टुकड़े खाता है, यानी एक चूहा 2 पनीर के टुकड़े खाता है। तो 50 चूहे कितने पनीर के टुकड़े खाएंगे, 50 गुना 2 यानी 100 टुकड़े खाएंगे। तो चौथा नंबर हमारा सही है, 100 टुकड़े खाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक किसान के पास 10 गायें हैं, प्रत्येक गाय 5 लीटर दूध देती है, किसान के पास कितना दूध है। देखिए बहुत ही आसान है, एक गाय 5 लीटर देती है, ठीक है ना। तो 10 गाय कितना देगी, 10 गुना 5 50 लीटर दूध देगी। तो पहला नंबर हमारा जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो ये हमारी घड़ी हो गई, ऊपर 12 लिखा होता है, इधर 3 होता है, नीचे 6 होता है, इधर 9 होता है। जब 3 बजते हैं घड़ी में तो छोटी सुई 3 पर होती है और बड़ी सुई होती है 12 पर। तो पूछ रहा है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण हमारा बनता है 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, एक बच्चा एक दिन में 100 रुपये बचाता है, ठीक है ना। तो वह मार्च व अप्रैल के महीने में कितने रुपये बचाएगा। चलिए बच्चों जिसको आता है वो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों मार्च का महीना जो होता है ना वो होता है 31 दिन का, ठीक है ना। और अप्रैल का महीना जो होता है वो होता है 30 दिन का, ठीक है ना। तो मार्च के महीने में कितने बचाएगा बच्चा, 31 गुना 100 रुपये एक दिन में बचाता है, तो कितना हो गया 3100, ठीक है। अप्रैल के महीना 30 दिन का होता है, इसमें 100 रुपये प्रतिदिन बचाएगा, तो कितने बचाएगा दिन एक महीने में, 3000 रुपये बचाएगा, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल का दोनों का पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6100, ठीक है ना। तो नंबर 2 हमारा जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है यहाँ पे 26, 16, 14 और 10, ठीक है ना बच्चों। अब 26 में से अगर ये जो है ना संख्या घट रही है, माइनस हो रही है, ठीक है ना। तो 26 में से 10 गए 16 बचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 आ गया, और 16 में से 2 गए तो 14 बचते हैं, और 14 में से 4 गए तो 10 बचते हैं। तो ये तो कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो चलिए किसी और तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब करते हैं हम 2 + 6 कितना हो गया, 6 और 2 8, ठीक है ना। और अगर हम इसकी गुना 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है ना। अगली संख्या हमारी क्या है 16, इसको करते हैं 1 + 6 कितना हो गया 7, गुना 2 करते हैं 7 दूनी 14। चलिए अगली संख्या हमें मिल गई 14 को करते हैं अब 1 + 4, 4 1 5 हो गया, 5 की गुना 2 से करेंगे तो क्या हो गया 10, यानी अगली संख्या हमारी 10 हो गई। अब 10 से अगली संख्या क्या होगी, 1 + 0 यानी 1 गुना 2, ठीक है ना। एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 की गुना 2 से होगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा जो है ना इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चलिए बच्चों जीके का क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो बच्चों चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, ठीक है बच्चों, बेंगलोर में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में हो गया। यहाँ पे दिया है 22 जुलाई 2019, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन चंद्रयान
टू लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक तारीख दी है 22 अक्टूबर 2008। ठीक है ना, इस दिन क्या हुआ था, चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलिए एक बात और बता देते हैं आपको, जो इसरो है, इसरो, ठीक है ना, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर जो है ना कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है। ठीक है ना, पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको हम बोलते थे इनकोस्पर, पहले हम इसको इनकोस्पर बोलते थे, अब हम इसको इसरो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। चलिए अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आप बता देंगे। चलिए इसमें आंसर हमारा हो जाएगा भारत। G20 में भारत ने 2023 में मेज़बानी की। ठीक है बच्चों, इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें 20 देश शामिल हैं, 19 देश हैं। ठीक है ना, प्लस 19 देश है प्लस एक यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर में 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता संभाली थी, 2022 में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। चलिए बता दीजिए, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। इसका आंसर है 28 मई 2023। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। जो नया संसद भवन है इसका जो डिजाइनर है वो कौन है, वो है बिमल पटेल। डिजाइनर है बिमल पटेल। ठीक है बच्चों, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है यानी इसको बिल्डिंग को बनाया किसने है, वो बनाया है टाटा प्रोजेक्ट ने। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट ने इसका कंस्ट्रक्शन संभाला है। ठीक है, नए संसद भवन में 6 द्वार हैं, जिसमें से पहला है गज द्वार। ठीक है ना, दूसरा है अश्व द्वार। ठीक है ना, तीसरा है गरुड़ द्वार। ठीक है, चौथा है मकर द्वार जो पौराणिक समुद्री जीव होते हैं उसके नाम पर है। ठीक है ना, फिर है शार्दुल द्वार। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा शार्दुल द्वार। ठीक है बच्चों, और लास्ट छठा है हंस द्वार। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। 6 द्वार है नए संसद भवन में, 6 द्वार हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। चलिए सबको पता होगा। ठीक है ना, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, इनको हम भारत की 15वीं राष्ट्रपति भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। पहले कौन थे, पहले थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, तीसरे थे हमारे जाकिर हुसैन। ठीक है ना, और 12वें नंबर पर, या कह सकते हैं हम पहली महिला राष्ट्रपति हमारी थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है ना, इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी 2007 में राष्ट्रपति की। ठीक है बच्चों, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जो है ना हमारी द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। चलिए सब बच्चों को पता होगा, है ना,
नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के पहले जवाहरलाल नेहरू थे, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे नंबर पे थी, या पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? ठीक है ना, ये बने थे 1947 में और ये बनी थी 1966 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना थोड़ा डाउट रहता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है। बहुत से बच्चे जो है ना हॉकी लगा देते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर ऑप्शन में ये 4 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हॉकी लगा दीजिएगा, बेधड़क हो गए। ठीक है ना, लेकिन अगर ऑप्शन में ये 5 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लगाओगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हॉकी जो है ना हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है चलिए मैं बता देता हूँ आपको। भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी भी खेल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। ये बात कब पता चली? जब खेल मंत्रालय को आरटीआई में पूछा गया, आरटीआई लगाई गई खेल मंत्रालय पर, और उसमें पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो उन्होंने जवाब में बताया कि देखिए राष्ट्रीय खेल जो है ना भारत में हॉकी खेला जाता है, वैसे सभी खेल खेले जाते हैं, लेकिन आधिकारिक राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी खेल जो है ना सरकारी मतलब राष्ट्रीय आधिकारिक खेल अभी तक किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपके? चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है। और ये पैच अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने भाइयों को, बहनों को, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जितना भी हो सके, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना लगातार बहुत अच्छी क्लासेस चलाएंगे। ऑलराउंडर में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, 0 से एडवांस लेवल तक हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। फिजिकल टिप्स भी देंगे, आप कैसे रन करेंगे और कैसे आपको क्लियर कराएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। और अपनी तैयारी खूब अच्छी से रखिए, डेली मेहनत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, दौड़ की भी और पेपर की भी, एग्ज़ाम की भी। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा राम राम।